अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मलेरिया एक्चुअली है क्या, और आज से बहुत साल पहले मलेरिया जो था हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। मलेरिया को किस तरह सॉर्ट आउट किया गया, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह इंट्रोड्यूस करवाई गई, उसके लिए हमने एक बड़ी मेडिसिन जिसको हम क्यूना क्यूना कहते हैं, वो बार्क ऑफ ट्री थी। एक्चुअली उसमें जो हमारे पास यूज़ हो रही थी ड्रग, वो थी क्यूनिन। उससे लोगों को ट्रीट किया गया था। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया था और वो ये बताकर गया था कि जो मलेरियल पेशेंट होते हैं उनके ब्लड में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको उसने माइक्रोस्कोप में देखा था। ठीक है, लेकिन उसकी बात को किसी ने यकीन नहीं किया था, और उसके बाद जो उस पर फर्दर स्टडी हुई, अब वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, उसकी स्टडी से 2 साल बाद 1878 में उसने स्टडी की थी, तो 1880 में दोबारा एक अनदर फिजिशियन, उसने भी सेम क्रिएचर देखी। उसने भी दोबारा मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया, उस पर सैंपल किया, और उसमें सेम जो उसने सिचुएशन देखी 2 इयर्स लेटर। और फिर इस डिस्कवरी के भी मजीद 3 साल बाद वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मलेरियन पेशेंट के ब्लड में किसी और फिजिशियन ने भी देखे 3 इयर्स लेटर भी। इससे 2 साल पहले भी इस पे स्टडी हुई थी। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं वो सालों साल चलते हैं। इसके 3 साल बाद भी वही देखे गए, बट एट दैट टाइम अब उस स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेम दे दिया गया था प्लाज्मोडियम। उनको एक नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम का। तो अब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टेगनेंट वाटर पीने से मलेरिया नहीं होता। सेकंड ये है कि क्यूना क्यूना या सिनकोना से मलेरिया ठीक हो जाता है। ठीक है, जो मलेरिया पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है। एक ये ऑब्जर्वेशन हमारी थर्ड हो गई। तीन ऑब्जर्वेशंस बन गई। सबसे पहली के स्टेगनेंट वाटर से मलेरिया नहीं होता। दूसरी, क्यूनिन क्यूनिन जो थी हमारी ड्रग, सिनकोना में भी थी जो, उससे मलेरिया के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और थर्ड हमारी क्या बनी कि मलेरियल पेशेंट जो होता है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है। ये हमारी तीन ऑब्जर्वेशंस होंगी। बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मलेरिया जो था, अभी उससे जो अगली हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मलेरिया मार्शी प्लेसेस के लोगों को होता है। मतलब मार्शी प्लेसेस और मलेरिया का कोई ना कोई लिंक तो आपस में है। अब वो लिंक क्या है उसको हमने स्टडी करना है। In the end of 19th century, many causes of malaria were observed। ठीक है, उनको सामने रखते हुए हमने ऑब्जर्वेशन बनाई। ठीक है, हम ऑब्जर्वेशन को पहले स्टडी कर चुके हैं। ऑब्जर्वेशन में हम अपनी 5 सेंसेस को यूज करके आप जो देख रहे होते हो उसके बारे में आप एक स्टेटमेंट बनाते हो। ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन से हमने नेक्स्ट अब करनी है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। ठीक है, कैसे करेंगे? किस चीज को हम कहेंगे कि दिस इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। स्टेटमेंट क्या होगी? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये हमारी एक स्टेटमेंट है। क्या हमें 100% श्योरिटी है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है? आप मुझे बताएं। हाइपोथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, ये एक डाउटफुल स्टेटमेंट होती है, इसके बारे में हम श्योर नहीं होते। और हमारा ये अभी तक का हाइपोथेसिस क्या है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो ऑब्वियसली हम इसके बारे में 100% श्योर नहीं है। दिस इज द टेंटेटिव आइडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर ऑब्जर्वेशन ये एक डाउटफुल स्टेटमेंट है। इट माइट बी ट्रू, ये ठीक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये तो आगे पता चलेगा ना जब हम इसकी डिडक्शन करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये थी हमारी हाइपोथेसिस। अब हम इसकी डिडक्शन पे आ जाते हैं। डिडक्शन किस लिए जरूरी थी? मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट बन जाती हैं, उसमें से फिर हम डिडक्ट करके जो मोस्ट वैलिड होती है उसको सामने रखते हैं। और डिडक्शन में हम कौन से दो वर्ड यूज करते हैं? इफ फॉर देन के, और फिर हम लॉजिक आगे उसके ऐड करते हैं। अब इस स्टेटमेंट में को हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करेंगे। इफ द प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम है ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन वर्ड यूज हो गया देन, वही हमारा। ठीक है,
जो हमारी डिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं, एवरी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, जो भी एवरी पेशेंट है या एवरी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन हिज और हर ब्लड। अगर हमारी हाइपोथेसिस ये थी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, तो हमारी डिडक्शन ये बनी कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो हर वो बंदा जिसको मलेरिया हुआ है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, ये हमने डिडक्शन बनाई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? डिडक्शन के बाद अगला स्टेप क्या पढ़ा था हमने उसमें बायोलॉजिकल मेथड में? डिडक्शन के बाद था हमारा एक्सपेरिमेंटेशन, यही था स्टेप, एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स चेक करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने दो ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, बात की थी हमने पहले भी। एक ग्रुप कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको हम हेल्दी को जो हम सफरिंग के साथ कंपेयर करते हैं। किस लिए कंपेयर करते हैं? ताकि हमारा जो बात है हम अपनी बात को साइंटिफिकली प्रूव कर सकें। एक ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, दूसरे को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे, ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप है हमारा उसको कंट्रोल ग्रुप कहेंगे। इज दैट क्लियर? अब हमने 100 पेशेंट्स लिए हैं। 100 पेशेंट्स हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए लिए, 100 पेशेंट्स हमने कंट्रोल ग्रुप के लिए लिए। 100 पेशेंट्स हमने ले लिए, उसके साथ 100% हेल्दी लिए। हेल्दी पर्सन इसलिए लिए क्योंकि हम कंपेयर करना चाह रहे थे दोनों ग्रुप्स को। हो सकता है जो प्लाज्मोडियम है वो हर बंदे के ब्लड में होता हो। अगर सब में प्लाज्मोडियम हुआ तो मीन्स हमारी हाइपोथेसिस ये वाली फॉल्स है। ठीक है, अगर हम ओनली मलेरियल पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट कर लें और कंट्रोल ग्रुप ना लें तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट ऑथेंटिक नहीं होगा। ये बात मैं आपको सो मैनी टाइम्स रिपीट कर चुकी हूँ, इसलिए वी ऑलवेज मेक टू ग्रुप्स फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। अब हमने 100 मलेरियल पेशेंट्स को जब चेक किया, उनके ब्लड सैंपल लिए, तो उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। ठीक है, ये बात तो हमारी प्रूव हो गई। लेकिन जो हमने कंट्रोल ग्रुप में पीपल लिए थे, 700 पीपल जो लिए थे हमने, उसमें से आउट ऑफ 100 7 पीपल में भी प्लाज्मोडियम था। ठीक है, अगर इतनी स्टेटमेंट तक रहे हम कि साथ में भी था, फिर तो हमारा हाइपोथेसिस गलत की तरफ जा रहा है ना। लेकिन मजीद ऑब्जर्वेशंस, मजीद एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पता चला कि ये 7 लोग जो हैं, प्लाज्मोडियम इनकी बॉडी में करंटली एंटर हुआ है। ठीक है, अभी एंटर हुआ है और क्वांटिटी में बढ़ रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है वो आगे। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो इनको बुखार कर देगा। मतलब ये जो 7 लोग थे ये भी मलेरियल पेशेंट बन जाएंगे। इनका प्लाज्मोडियम अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है। इंक्यूबेशन पीरियड में कहते हैं अभी वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो अटैक करेंगे और उसके साइन एंड सिम्टम्स तब शो होंगे। ठीक है, अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड हमारा ये वो टाइम है कि एंट्री ऑफ पैरासाइट पैरासाइट की एंट्री के बाद। पैरासाइट क्या कहते हैं? जो हमारी बॉडी पे रहते हैं, हमसे हेल्प लेते हैं और इन इन रिटर्न हमें वो डिजीज देते हैं। एंट्री ऑफ पैरासाइट के बाद अपेयरेंस ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं डिजीज के, वो आने तक जो ड्यूरेशन होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, तब तक के ड्यूरेशन जो है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाएगा। सो जब ये चीज सामने आई तो ये क्लियरली शो हो गया, दिस क्लियरली शोज दैट रिजल्ट्स वर वेरी ऑथेंटिक। हाइपोथेसिस हमारा 100% करेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ आपने ये बात डिक्लेयर कर दी, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। पहला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में जाता कैसे है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।